नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिस गांव में सब कुछ बहुत अच्छा था, शांति थी। उस गांव में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। उस गांव में ज़्यादातर लोग खेती किसानी के ही भरोसे रहा करते थे और सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि फसल भी हमेशा हर साल उनकी सोच से ज़्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन अचानक उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से पूरे गांव में धीरे धीरे पानी की कमी होने लगी। उस वजह से अकाल का माहौल बन गया। किसी के भी घर में किसी भी तरह का अब धीरे धीरे अनाज खत्म होने लगा, क्योंकि अभी तक वो उसी अनाज के भरोसे थे जो कि उन्होंने पिछले साल उगाई थी। इस साल बारिश की एक बूंद नहीं होने की वजह से वो खेती करने में सक्षम नहीं थे। दूर दूर तक गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, जिसकी वजह से वो सब काफ़ी परेशान होने लगे कि पिछले साल का इकट्ठा किया हुआ अनाज भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और अगर इस साल ऐसे ही बारिश नहीं होगी तो हम कैसे क्या करेंगे। इस वजह से उन सब ने गांव के मुखिया से बातचीत करना शुरू किया। गांव के मुखिया जी ने कहा, यहाँ दूर दूर तक, जैसा कि हम सब जानते हैं, पानी के लिए कोई स्रोत कहीं नहीं है, तो हमें अपने ही गांव में एक या तो कुआं या तो तालाब कुछ खुदवाना पड़ेगा, जिससे कि हम पानी की पूर्ति कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे पीने के पानी का भी बहुत मुश्किल से ही गुजारा चल पाएगा। आप सबको पता है, धरती में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी का लेवल नीचे गिरता जा रहा है। सब ने इस बात पर हामी भर दी और कोई भी पैसा खर्च ना हो सके, इस वजह से गांव वालों ने आपस में ही राय विचार करके ये तय किया कि उन्हें सबको मिलकर ही धीरे धीरे खुदाई का काम करना पड़ेगा। खुदाई का काम करना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन सारे गांव वाले इस एक बात पर तैयार थे, जिसके वजह से मुखिया जी ने कहा, अगर तुम लोग सब लोग ये काम शुरू करोगे और कहीं किसी भी बात की कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, फिर मैं दूसरे मजदूरों का इंतज़ाम करूँगा। इतना पैसा तो है ही कि मैं अपने गांव वालों के लिए इतना कर सकूं। गांव वाले भी इस बात के लिए काफ़ी जोश के साथ तैयार थे। अगले ही दिन से सबने गांव के बीचों बीच की एक जगह चुनी और उस जगह पर खुदाई करना शुरू किया। उस जगह पर खुदाई करने में उन्हें काफ़ी मुश्किलें हो रही थी, तो इस वजह से उनका ये मानना था कि इतने दिनों से बारिश ना होने की वजह से, ज़मीन सूखी होने की वजह से उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोग हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें इन काम में लगकर जल्दी से जल्दी खत्म भी करना था। इस वजह से सब ने बहुत जोश के साथ इस काम को शुरू किया और आगे बढ़ाने लगे। 2 दिनों की खुदाई के बाद ही उनको ऐसा एहसास होना शुरू हो गया था कि इस ज़मीन को खोदना काफ़ी मुश्किल है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़मीन को अंदर तक खोदने के बाद भी हमें पानी नसीब ही ना हो। लेकिन इन चीज़ों में पूरे गांव वाले साथ में थे। एक कोई हिम्मत हारता तो दूसरा उसकी हिम्मत बंधाता। जैसे तैसे थोड़ा बहुत गड्ढा 1 हफ्ते में खुद चुका था। लेकिन अचानक गड्ढे की खुदाई करते करते उसमें से एक इंसान वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उसके बेहोश होकर गिरते ही बाकी के सारे लोग काम छोड़कर तुरंत उसके पास भागे चले आए। उसको उठाकर साइड में किया।
थोड़ी बहुत पानी की छींटें भी मारी, लेकिन उसे होश आ ही नहीं रहा था। अब गांव वालों को थोड़ा डर लगने लगा। वो तुरंत उसे उठाकर गांव के वैद्य जी के पास लेकर गए। गांव के वैद्य जी को भी कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसके शरीर का तापमान अभी तक तो सामान्य ही लग रहा था। इस वजह से वैद्य जी भी समझने में सक्षम नहीं थे कि आखिर उसे हुआ तो हुआ क्या है। फिर भी वैद्य जी ने अपने हिसाब से जड़ी बूटियां, दवाइयां, लेप सब कुछ उसके घर वालों को देते हुए कहा, इन चीज़ों का उसके हाथ और पैरों पर लेप लगाना, इस जड़ी बूटी की कुछ बूंदें हर 2-2 घंटे पर उसके मुंह में डालते रहना, और अगर सुबह तक उसे होश नहीं आता है तो हम देखेंगे कि क्या करना है। और फिर वैद्य जी वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद घर वालों ने सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही की जैसे कि वैद्य जी ने बताई थी। लेकिन अचानक रात के 2-2:30 बजे होंगे, वो उठकर बैठ गया और अजीब सी भाषा में अजीब अजीब बातें करने लगा, जो कि वहाँ उसके घर वालों को किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। और थोड़ी ही देर में उसका चीखना, चिल्लाना, अजीब सी आवाज़ें निकालना, आँखों का पलटी होना और लगातार उसके शरीर पर खरोंचों के निशान बनना। वो जितनी अजीब सी हरकतें कर रहा था, ना चाहते हुए भी रात के उस वक्त उसकी पत्नी को भागकर अपने पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाकर उनको बुलाना पड़ा। जब पड़ोसी भी वहाँ पर आए तो पड़ोसियों को अब उसे देखकर डर लगने लगा, क्योंकि वो जो कि सुबह तक एक अच्छा खासा सुंदर नौजवान था, अभी उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो एक डरावना भयानक सा इंसान लग रहा था। उसे देखकर कोई भी पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये वही है जो कि थोड़ी देर पहले या कुछ घंटे पहले कैसा दिख रहा था। वो सब भागकर वैद्य जी के पास पहुंचे, जबकि उनमें से कुछ लोगों को ये अंदेशा हो चुका था कि ये शायद कोई सामान्य बीमारी नहीं है। लेकिन फिर भी उस वक्त किसी के पास इस बात का ना तो कोई जवाब था और ना ही कोई इलाज। इस वजह से वो सब भागकर वैद्य जी को बुलाने के लिए गए। वैद्य जी के वहां तक पहुंचते पहुंचते उस लड़के की, उस आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने बिस्तर पर वैसे ही भयानक तरीके से लेटा हुआ था। उसने खुद अपने शरीर के काफ़ी सारे अंगों को तोड़ मरोड़ दिया था। चेहरे पर, पूरे शरीर पर ऐसे भयानक खरोंच के निशान थे जो कि उसकी नाखूनों से बनना संभव नहीं थे। अभी उसके नाखून उसके हाथों को देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो निशान उसने खुद के हाथ से खुद के शरीर पर बनाए होंगे। वैद्य जी ने उसकी हालत जब ऐसी देखी, वैद्य जी को भी काफ़ी डर लगा, लेकिन उन्होंने अपने डर को किसी के सामने भी जाहिर करना उस वक्त बिल्कुल सही नहीं समझा, और वो चुपचाप वहाँ से उसकी नब्ज़ चेक करके ये बोल कर चले गए कि अब ये हमारे बीच नहीं रहा, आप इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते। और घर में रोना धोना सब कुछ शुरू हो चुका था। अगले दिन गांव में ऐसा माहौल होने की वजह से खुदाई का काम नहीं किया गया, और सारे लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि उसकी हालत ऐसे हुई तो हुई कैसे, क्या हुआ, क्या था इसके पीछे। लेकिन किसी के भी पास कोई भी सटीक जवाब नहीं था। सब लोग अपने अपने मन के मुताबिक अपने अपनी सोची हुई मनगढ़ंत बातें किए जा रहे थे। लेकिन अब लोगों के मन में काफ़ी सारी चीज़ें इस खुदाई को भी लेकर चलने लगी थी, क्योंकि आज खुदाई का काम बिल्कुल नहीं किया गया था। तो लोग शांति से अपने अपने घरों में, कुछ लोग उस मरे हुए व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी को दिलासा देते हुए बैठे हुए थे। और अब
इतनी रात हो चुकी थी कि सबको अपने अपने घर जाना था। सब अपने अपने घर जा चुके थे और रात के करीब 1:30 बजे गांव में अजीब सी चीख पुकार फैलने लगी और लोगों को इतनी भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं कि सबकी नींद लगा जैसे एक साथ ही खुल गई है। सारे लोगों ने अपने अपने खिड़कियों से या फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके दरवाज़ों से झांकना शुरू कर दिया, लेकिन गांव में कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें से कुछ 4-5 लोगों ने गुट बनाकर गांव में इधर उधर लालटेन लेकर घूमना और देखना शुरू कर दिया कि ये आवाज़ें आखिर हैं तो हैं कैसी और कहाँ से आ रही हैं। अब वो लोग जबकि गांव में घूम रहे थे, अचानक उन्हें ऐसा दिखाई दिया जैसे जहां पर वो गड्ढा खोद रहे थे वहां पर एक आदमी अकेले ही कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाता हुआ, बोलता हुआ, चीखता चिल्लाता उस गड्ढे को बहुत तेजी से खोदता जा रहा था। कभी वो किसी चीज से खोदता तो कभी हाथों से। वो जिस तरीके से उस गड्ढे को खोदने में लगा हुआ था, लग रहा था जैसे एक रात में ही वो पूरा गड्ढा खोद कर खत्म कर देगा। लोग भागकर उसके पास आए नजदीक से देखने के लिए कि वो है तो है कौन। जब लोग उसके नजदीक आए तो उन्हें पता चला ये वही इंसान है जो कि उस गड्ढे को खोदने में पहले भी मदद कर रहा था और वो उस मृतक इंसान के बगल में रहने वाला इंसान है। ये चीज देखकर लोगों ने उसे पकड़कर उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उस गड्ढे से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। जैसे तैसे पकड़कर उसे जब उस गड्ढे से बाहर लाया गया, अचानक से वो चीख पुकार, वो अजीब अजीब सी आवाज़ें सबको आना बंद हो चुकी थीं और माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका था। जैसे ही वो आवाज़ें, वो माहौल शांत हुआ, वो इंसान भी वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। उसके बेहोश होकर गिरते ही अब लोगों के मन में एक अजीब सी घबराहट आने लगी, लेकिन लोगों ने उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचाया और फिर उसके घर पर ले जाकर लेटा दिया। उसकी पत्नी बार बार पूछ रही थी कि ये कहाँ गए थे, ये कब गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ खड़े किसी भी इंसान में इस बात का जवाब देने की कोई हिम्मत नहीं थी। किसी ने किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो उसे वहाँ लिटाकर वहाँ से जा चुके थे। अगले दिन सुबह गांव में इस बारे में बातचीत होने लगी, लेकिन खुदाई का काम तो करना ही था, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे गांव की हालत खराब हो रही थी, पानी की कमी बढ़ती जा रही थी। उन सबको जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना था। खुदाई के काम में सारे लोग लग चुके थे। जो इंसान पिछली रात खुदाई कर रहा था, उसके घर पे जब पूछवाया गया तो पता चला कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने के वजह से वो आज खुदाई के काम में मदद करने के लिए नहीं आएगा। उसके और उस मृतक इंसान की जगह पर 2-3 लोगों ने और इस काम में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया और खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। आज खुदाई का काम पहले से ज़्यादा जोर शोर से हो रहा था। वो मिट्टी जो अब तक काफ़ी सख्त थी, मजबूत थी, जिसको खोदना इनके बस की बात लग ही नहीं रही थी, अचानक एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जिससे कि ये काम इतना आसान हो चुका था। उन सब ने एक हफ्ते में मिलकर जितना गड्ढा किया होगा, वो गड्ढा आज एक दिन में ही इन सारे लोगों ने कर दिया था, क्योंकि मिट्टी खोदना और निकालना इनके लिए आज काफ़ी आसान था पहले के दिनों के मुताबिक। अब शाम होने के वजह से सब ने ये काम यहीं पर बंद किया और अपने अपने घरों में चले गए। आज की रात लोगों के मन में कोई भी बात नहीं थी,
क्योंकि आज का पूरा दिन काफ़ी सामान्य गया था और अगले दिन सुबह जब वापस से सब इकट्ठा हुए खुदाई का काम करने के लिए, तो उनको उस पड़ोसी की लाश उसी जगह पर मिली जहाँ पे उनके खुदाई का काम चल रहा था। उसके भी शरीर की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि पहले इंसान की थी। ये देखते ही उन सबको ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अब लोगों के मन में धीरे धीरे डर आने लगा और सारे लोगों ने खुदाई का काम एक तरफ करके आपस में बातें करना शुरू कर दिया। ये बातें धीरे धीरे अब मुखिया जी तक भी पहुंच चुकी थी। वो भी वहां थोड़ी ही देर में पहुंच गए और पहुंचने के बाद सारे लोगों को ये समझाने लगे, अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे गांव में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो सकता है इन दोनों को पहले से कोई बीमारी हो जिसके वजह से इनकी मृत्यु ऐसे हो गई। इतना फालतू की बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। अभी वैसे भी हमारे गांव पे जो बड़ा संकट आने वाला है उसके बारे में सोचो। यहाँ पर जो काम होना है वो काम हर हाल में इस महीने के अंत तक खत्म हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो तुम सबको भी पता है कि ये जो बातें तुम कर रहे हो इससे बड़ी मुसीबत सारे के सारे गांव वालों पर एक साथ टूट पड़ेगी। इस बात से सारे लोग सहमत थे, इसलिए मुखिया जी को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उस शरीर का अंतिम संस्कार, क्रियाविधि सब कुछ किया और फिर खुदाई के काम में लग चुके थे। आज भी खुदाई का काम बहुत तेजी से चल रहा था। गड्ढा और गहरा, बहुत गहरा होता जा रहा था, लेकिन गांव वालों को जितनी उम्मीद थी कि गड्ढे को जितना गहरा करने के बाद उसमें पानी आने लगेगा, वो उम्मीद अब खत्म होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनके उम्मीद से ज़्यादा गहरा गड्ढा अब वो खोद चुके थे। लेकिन फिर भी वहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन पानी तो चाहिए था, ये तो पूरे गांव की ज़रूरत थी। इस वजह से खुदाई का काम रोका नहीं गया और धीरे धीरे ऐसे ही खुदाई करने वाले लोगों की मृत्यु भी होती चली गई और गांव में अजीब अजीब से हादसे, ऐसे ही रातों को अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, बार बार लोगों को ऐसा महसूस होना जैसे गांव वालों के अलावा गांव में और भी कोई चीज़, कोई शक्ति मौजूद है। ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन मुखिया जी के समझाने पर, बाकी गांव वालों के बारे में सोचकर इस खुदाई के काम को बिल्कुल भी बंद नहीं किया गया। दिन ब दिन वो काम चलता रहा और अब वो गड्ढा इतना गहरा हो चुका था जैसे कि एक छोटी खाई बन चुकी हो, लेकिन अब भी उसमें पानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब खुदाई करने वालों को वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, बहुत तेज़ तेज। ये आवाज़ें दिन में भी इतनी तेज थीं जैसे लग रहा था ज़मीन के नीचे कोई अलग ही दुनिया जहाँ तक वो पहुँच गए हैं, उसकी आवाज़ें उनके कानों तक आ रही है। इन चीज़ों से डरते हुए गांव वालों ने तुरंत मुखिया जी को बुलावा भेजा। मुखिया जी भी वहां आ चुके थे, लेकिन उन्हें या तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, या तो वो ये सब सुनते हुए भी सारी चीज़ों को नकार रहे थे, सिर्फ इस लालच में कि यहाँ एक तालाब या एक पोखर बनना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने गांव वालों को फिर से एक बार समझा लिया। गांव वाले फिर से खुदाई का काम जारी करते हुए, अंदर से डरे हुए, घबराए हुए, लेकिन अपने काम में लगे हुए थे। और उन्हें वो खुदाई करते करते एक लाल कलर के लकड़ी का टुकड़ा, बहुत बड़ा सा, जैसे जैसे गड्ढा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो लकड़ी बाहर दिखती जा रही थी। वो लकड़ी अब ऐसी जान पड़ती थी जैसे किसी दरवाजे का रूप हो वो, या फिर कोई दरवाज़ा ही हो।
गांव वालों ने अब जब उस लकड़ी को देखा, उनके मन में भी एक अलग उत्साह, एक अलग तेजी आ चुकी थी कि आखिर ये है क्या। ये जानने के लिए उन्होंने एक दिन में ही वहां पर इतनी खुदाई कर दी थी कि अब वो लकड़ी का टुकड़ा लगभग लग रहा था जैसे आधा नजर आ रहा है। आधा देखकर यही समझ में आ रहा था जैसे वहां पर कोई दरवाजा है, और जैसे जैसे उस दरवाजे के करीब वो लोग पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे सबको वो भयानक आवाजें, वो भयानक चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। उसमें से दो लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस दरवाजे के अंदर से गर्मी निकल रही हो, इतनी गर्मी जिसमें कि वो जलकर मर जाएंगे। उन्होंने ये बात बाकियों को बताई और मना भी किया कि अगर इसके अंदर से इतनी गर्मी आ रही है तो यहाँ पर खुदाई करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से पानी निकल ही नहीं सकता है। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के अलावा ये चीज किसी ने भी महसूस नहीं की थी, इसलिए उन सबकी बातों को साफ साफ नकार दिया गया और ये कहा गया, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। लोगों को ये बात नजर नहीं आ रही थी कि जैसे जैसे वो दरवाजा बाहर आते जा रहा है, वैसे वैसे गांव में एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा था, जहां ये गांव के सारे लोग एक दूसरे के लिए मरने को तैयार रहते थे। वो ऐसे आपस में लड़ झगड़ रहे थे, वो भी बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के। लग रहा था जैसे एक दूसरे के लिए मरने वाले लोग आज एक दूसरे को मार डालेंगे। ये सारी चीजें अब किसी को समझ में नहीं आ रही थी। शाम होने की वजह से खुदाई का काम रोक दिया गया था और सारे लोग अपने अपने घर पर पहुंच चुके थे। सबके घर का माहौल, जो हमेशा इतनी परेशानी और बदहाली में भी खुशहाल हुआ करता था, आज वो इतना बुरा हो चुका था। लग रहा था जैसे गांव में मातम सा छाया हुआ है, शायद सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अचानक रात के 12 बजते ही गांव में अजीब अजीब सी चीख पुकार मचने लगी, हमेशा की तरह। लेकिन आज उस चीख पुकार की आवाज़ बहुत तेज थी। सबको अपने अपने घरों के अंदर भी वो चीख पुकार इतनी ज़्यादा सुनाई दे रही थी कि जिस जिस को वो आवाज़ सुनाई देती, उसके कान से, नाक से खून की धारा बह पड़ती थी और वो सारे लोग वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। गांव से निकल निकल कर लोग अब एक दूसरे को मदद के लिए बुलाने लगे, लेकिन एक दूसरे के सामने खड़े होते ही लोग, लग रहा था एक दूसरे की मदद क्या करेंगे, वो तो एक दूसरे से बिना किसी बात के लड़ते और झगड़ते जा रहे थे। पूरे गांव का हाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गांव थोड़ी ही देर में शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। और पूरे गांव में जो ये अजीब सा माहौल, अजीब सा वातावरण बना हुआ था, इन सारी चीज़ों का अभी तक कुछ भी असर वहाँ के मंदिर पर नहीं हुआ था। वहाँ मंदिर के अंदर रह रहे पंडित जी को ना तो कोई आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और ना ही उन्हें गांव के किसी माहौल या किसी भी चीज़ का कोई अता पता था। अब जबकि ये बात अभी तक पंडित जी को बिल्कुल नहीं पता थी, अगले दिन सुबह मंदिर की आरती में जब कोई भी न आया न शामिल हुआ, ऐसा उस गांव में पहली बार हुआ था। पंडित जी अपने मंदिर से निकलकर गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने गांव का जो हाल देखा, गांव में जो लाशें बिछी हुई देखी, उससे उनकी अंतरात्मा कांप चुकी थी। उनको कोई भी बात समझ में आ ही नहीं रही थी और उन्होंने गांव वालों से ये बात जानने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले ना तो कुछ भी बताना चाहते थे और ना ही शायद वो बता पा रहे थे।
पंडित जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक एक रात में ऐसा इस गांव में क्या हुआ है जिसके वजह से गांव की हालत ऐसी हो गई है। पंडित जी ने अब खुद ही ये फैसला किया कि वो गांव का एक चक्कर लगाएंगे और देखेंगे पूरे गांव की हालत कैसी है और क्या है। फिर पंडित जी कोशिश करेंगे इस चीज़ को जानने की और अपने हद तक इसको सॉल्व करने की। पंडित जी गांव का चक्कर लगाने के लिए पहुंच चुके थे और जब वो उस खुदाई वाली जगह पर पहुंचने वाले थे, उन्हें अजीब से निगेटिव शक्ति का एहसास होने लगा। उनके कदम उस तरफ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये बात उनको काफ़ी अजीब लग रही थी कि आज तक इस पूरे गांव में उन्होंने ऐसा कभी भी कुछ भी महसूस नहीं किया था। तो ये जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है ये क्या है, और अगर ये कोई नेगेटिव शक्ति है तो अचानक ये इस गांव पे कैसे आ गई और कैसे इतना ज़्यादा गांव में हावी हो चुकी है। पंडित जी ने फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके अपने कदम उस तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए। अब पंडित जी को भी वो अजीब सी चीख पुकार, अजीब सी भयानक सी गर्मी का एहसास, सब कुछ होना शुरू हो चुका था। पंडित जी ये बात तो बिल्कुल समझ चुके थे कि उनके आसपास कोई ऐसी भयानक निगेटिव शक्ति है जिसके वजह से उन्हें इतना तेज इन बुरी शक्तियों का एहसास हो रहा है। पंडित जी ने अपना जाप प्रारंभ कर दिया था और लगातार उन्हीं शक्तियों की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे थे। पंडित जी जब उस गड्ढे के पास पहुंचे और वो अभी उस गड्ढे से काफी दूरी पर ही खड़े थे, उन्हें वो दरवाजा, वो लाल दरवाजा साफ साफ नजर आ रहा था। पंडित जी ने जैसे ही उस दरवाजे को देखा, उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये क्या है और यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या है। पंडित जी ने ये बात तुरंत गांव के मुखिया को बताने की कोशिश की, लेकिन मुखिया जी की भी मौत उसी तरह से पिछली रात ही हो चुकी थी। अब पंडित जी को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी कि वो करें तो क्या करें, और पंडित जी ने कुछ बुजुर्ग गांव वालों से बात करने की कोशिश की। उन लोगों ने भी पंडित जी की बात को तुरंत समझ लिया। पंडित जी ने बताया, ये हम लोगों ने जो खुदाई की है, इसमें अब जो ये लाल दरवाज़ा नज़र आ रहा है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं है, ये नर्क का दरवाज़ा है। कैसे और कहाँ से ये दरवाजे तक हम पहुँच गए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये दरवाज़ा गलती से भी पूरा खोदकर मिट्टी के बाहर निकाल दिया गया और इस दरवाजे को थोड़ा भी खोल दिया गया तो ये गांव क्या, शायद ये पूरी की पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब गांव वालों की मदद से ही जितनी जल्दी हो सके आज के आज ही इस गड्ढे को भरवाने की कोशिश कीजिए, और अगर ये गड्ढा नहीं भरता है तो हो सकता है कि या तो पूरे गांव वालों की मौत हो जाए या फिर हम सबको इस गांव को छोड़कर जाना पड़े। गांव में मौत का इतना भयानक तांडव देखने के बाद गांव वाले भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे थे और मान भी रहे थे। इस वजह से सारे लोग अब डरे हुए तो थे ही, लेकिन उस गड्ढे को भरने का काम करना बहुत ज़रूरी था। गांव वालों ने इकट्ठा होकर उस गड्ढे को भरने की कोशिश करना शुरू कर दिया और लगातार वो मिट्टी उसके अंदर फेंक कर उसे ढकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वो मिट्टी उस गड्ढे के अंदर डालते तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था जिसके वजह से उस दरवाजे के पास से वो मिट्टी लग रहा था जैसे गायब हो जा रही है या फिर हवा में उड़कर इधर उधर बिखर जा रही है। अब जितनी मिट्टी खोद कर बाहर निकाली गई थी उसमें से आधा से ज़्यादा मिट्टी उस गड्ढे में डाल दी गई थी, लेकिन वो दरवाज़ा अभी भी ढका नहीं जा सका था। अब गांव वाले
इस बात से काफ़ी डर रहे थे। उन्होंने भागकर पंडित जी को ये बात बताई। पंडित जी ने कहा, मुझे इसी बात की आशंका थी कि इस गड्ढे को भरना अब तुम सबके लिए नामुमकिन होने वाला है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। वैसे भी अब जितना मुझे समझ में आ रहा है, हम में से कोई भी इस गांव में अब रह तो नहीं सकता है। हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमने इन चीज़ों को जो इतना बाहर निकाल कर उनकी शक्तियों को बढ़ाया है, मैं उनकी शक्तियों को कम करने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूँ। पंडित जी ने तुरंत अपने 5-6 शिष्यों को वहाँ पर बुलाया और सबने मिलकर वहाँ पर आज पूरे दिन का हवन किया और उस मिट्टी को बार बार फूंक मारकर वो उसी दरवाजे की तरफ उड़ाते जा रहे थे, लगातार मंत्रों का जाप करते हुए और उस मिट्टी को उस तरह से उड़ाते हुए अब लग रहा था जैसे गांव में जो गर्मी का एहसास और लोगों में लड़ाई झगड़ा करना बढ़ चुका था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। और पंडित जी ने तुरंत ही सारे गांव वालों को एक साथ इकट्ठा होकर इस गड्ढे को भरने का आदेश दिया। सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा होकर उस गड्ढे को भरने की कोशिश करने लगे और आखिरकार उनकी मेहनत 4 से 5 घंटे बाद सफल हो गई। वो गड्ढा भर चुका था, पूरा तो नहीं लेकिन भर चुका था। पंडित जी ने वहीं पर उस हवन कुंड की राख को डाल दिया और फिर सबको आदेश दिया कि किसी भी हालत में आज रातों रात ही तुम सबको इस गांव को पूरी तरह से खाली कर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी, तुम सब जब इस गांव को छोड़कर जाते होगे तो तुम्हें पीछे पलट कर नहीं देखना है। सारे गांव वालों ने पंडित जी की बात मान ली। हाँ, सबके मन में ये सवाल ज़रूर था कि रातों रात वो गांव को खाली करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन उस गांव में रहकर अपने इतने लोगों को खोने के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं थी उस गांव में टिकने की। इस वजह से सारे लोगों ने गांव को छोड़ना ही सही समझा और सच में रातों रात ही पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया गया। पंडित जी और उनके सारे शिष्य अभी भी उसी गांव की सीमा पर थे और वो वहां पर किसी तरह की कोई पूजा कर रहे थे। सारे गांव वालों में से कुछ गांव वाले जिन्होंने ये गलती कर दी थी कि वो पलट कर देख चुके थे, वो उस टोली के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। वो गांव की उसी सीमा में फंस कर रह गए। पंडित जी ने ये चेतावनी सबको दी थी कि अगर आपने पलट कर देखा तो आप कभी जा नहीं पाओगे। और पंडित जी को इस बात का आभास पहले से ही था कि कुछ लोग शायद ये गलती भी करेंगे, लेकिन उनके बारे में ना सोचते हुए इस जगह का बंधन करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी इस जगह के अंदर ना प्रवेश करे और ना ही उन बुरी शक्तियों के जाल में फंसकर उन्हें जागृत होने में उनकी मदद करे। इस वजह से पंडित जी ने सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी किसी की भी मदद करना उस वक्त सही नहीं समझा और उन्होंने वो पूजा, वो हवन पूरी रात लगातार अपने शिष्यों के साथ मिलकर किया। और कहा जाता है कि उसके बाद भी 7 पूर्णिमा तक पंडित जी और उनके शिष्य उस जगह पर जाकर वो पूजा और हवन लगातार करते रहे। तब कहीं जाकर उस गांव का बंधन हो पाया। और आज ऐसा कहा जाता है कि उस गांव का बंधन अब ऐसा कर दिया गया है कि वो गांव, वो जगह अब लोगों को दिखाई ही नहीं देती कि कोई उस जगह पर प्रवेश करे या फिर उन बुरी शक्तियों के जाल में फंसकर उन्हें आज़ाद होने में उनकी मदद कर सके। आज वो गांव वाले जो उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह गए थे, वो दूसरे गांव में जाकर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। सबके जीवन में
वापस से वो खुशहाली आ चुकी है जो कि इस गांव में कहीं खो गई थी, छूट कर रह गई थी। तो आज की इस कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आप सब से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी मदद हो सके। वैसे भी आप सबके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सबका सपोर्ट और फीडबैक मेरे लिए हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा अपना फीडबैक मुझे देते रहते हैं। और अगर आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।